भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे केतु के बारे में और उसके बाद में मेष राशि में स्थित केतु के फलों के बारे में। वैसे देखा जाए तो केतु की बात राहु के साथ ही होनी चाहिए थी, किंतु हमने जानबूझकर राहु की बात चैप्टर 287 में की थी और आज केतु के बारे में अलग से बात कर रहे हैं। और इसका मुख्य कारण यह है कि यो तो राहु केतु एक ही रेखा के दो बिंदु हैं, लेकिन दोनों के फल देने की प्रवृत्ति अलग अलग है। इसलिए हमने जानबूझ के दोनों चैप्टर्स अलग अलग कर दिए हैं। राहु केतु कोई ग्रह तो है नहीं कि हम इनको अन्य ग्रहों की तरह टेलीस्कोप से देख पाएं। नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते इनको, और ना टेलीस्कोप से देख सकते हैं। इसीलिए राहु केतु को शास्त्रकारों ने छाया ग्रह कहा है। प्रत्यक्षदर्शी ग्रह नहीं होने के बावजूद भी राहु और केतु ये दोनों ही जातक के जीवन पर अधिकतम प्रभाव डालते हैं। राहु और केतु ये दोनों एक ही रेखा के दो बिंदु होने के बावजूद भी इनका प्रभाव जातक के जीवन पर अलग अलग रहता है। अब इसे यूं भी समझा जा सकता है कि राहु एक विचार है और उस विचार को क्रियान्वित करने का कार्य केतु द्वारा किया जाता है। और इसीलिए हम किसी भी कुंडली को देखें तो राहु और केतु दोनों एक दूसरे के आमने सामने नजर आते हैं, समसप्तक हैं, और दोनों हमेशा ही वक्र गति से चलते हैं और अपनी 180 डिग्री की दूरी को मेंटेन करते हैं। अब एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि राहु और केतु जब एक ही रेखा के दो बिंदु हैं तो इनके फल अलग अलग देने की वजह क्या है? वो कौन सी प्रवृत्ति है जिसकी वजह से ये जातक को अलग अलग फल देते हैं? तो यह एक स्वाभाविक सा प्रश्न है जो हर किसी के मन में उठता ही है। शास्त्रकारों ने तो राहु केतु दोनों को पाप ग्रह कह दिया, तो दोनों ही पाप फल देंगे, तो बात खत्म हो गई। लेकिन हम जब इसको वास्तविक रूप में समझेंगे तो यह समझ में आता है कि ये अलग अलग फल क्यों देते हैं। एक ही रेखा के दो बिंदु होने के बावजूद भी इनकी प्रकृति अलग अलग है। दोनों विपरीत ध्रुव पे हैं, इसलिए एक जैसे फल तो नहीं देंगे। भले ही आप इन्हें पाप ग्रह कह के और इनके फलों को खराब समझ लें, लेकिन विपरीत ध्रुव हैं दोनों। अब इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे आजकल राजनीतिक पार्टियां हैं, एक लेफ्टिस्ट एक राइटिस्ट, यानी वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा। बस इन दोनों ग्रहों को आप इसी तरह से समझ लीजिए। पार्टियों का नाम तो क्या लेना, लेकिन विचारधारा एक की दक्षिणपंथी है, एक की वामपंथी है। तो यही विचारधारा का फल अलग अलग होता है। वामपंथी किसी और ढंग से काम करते हैं, दक्षिणपंथी किसी और ढंग से काम करते हैं। इसी तरह राहु कोई और तरीके से कार्य करता है, केतु कुछ और तरीके से काम करता है। लेकिन जैसे राजनीतिक पार्टियां, लोग एक ही हैं, एक ही समाज के हैं, एक ही देश के हैं, इसी तरह राहु केतु भी एक ही रेखा के दो बिंदु हैं, लेकिन दोनों के विपरीत फल हैं। राहु केतु की फल देने की प्रवृत्ति के बारे में हम अपने पूर्व के चैप्टर्स में बहुत बार बात कर चुके हैं, तो यहाँ उसका जिक्र करना, उसका दोहराव मात्र ही होगा। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखे हैं वो पुराने चैप्टर्स देख लें, वहाँ राहु केतु के फल मिल जाएंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ अनावश्यक रूप से वीडियो को लंबा खींचना समय की बर्बादी ही होगा। यदि केतु की कुंडली में स्थिति अच्छी हो तो यह एक बहुत ही प्रभावशाली ग्रह साबित होता है जातक के लिए। केतु की मूल प्रवृत्ति यह होती है कि यह जातक को सांसारिकता से बाहर निकालकर आध्यात्मिकता की तरफ धकेलता है। मूल प्रवृत्ति की बात करें केतु की, तो आपने कई किताबों में पढ़ा भी होगा कि केतु मोक्ष का दाता है। उसके पीछे कारण यही है कि यह सांसारिकता से निकालता है और आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। और इसके लिए राहु विचार देता है और केतु उसको क्रियान्वित करता है। विशुद्ध रूप से राहु को आप विचार का जनक कह सकते हैं, यानी जो विचार पैदा होता है वह राहु है। और उस विचार को, उस सोच को
कार्य रूप दे देना, यह केतु है। यानी जैसे ही सोच पैदा हुई वो राहु द्वारा की गई और उस सोच के अनुरूप कार्य कर लिया, वह कार्य करना केतु हो गया। और इन दोनों के संयोजन से ही यह संसार चलता है। यानी केवल राहु ही हो, यानी सोच ही हो और क्रिया नहीं हो तो भी कोई नई बात बनेगी, और केवल क्रिया हो, उस क्रिया के पीछे सोच नहीं हो, प्लानिंग नहीं हो तो भी बात बनेगी नहीं। इसलिए राहु केतु का संयोजन यानी सोच और क्रिया का संयोजन, यही राहु केतु हैं। सोच यानी राहु, क्रिया यानी केतु। आइए अब बात करते हैं मेष राशि में बैठे हुए केतु की। यानी जातक की कुंडली में मेष राशि में, यानी जहां 1 का अंक लिखा है वहां पर केतु बैठा हो तो उसके क्या फल प्राप्त होंगे। यहाँ मेष राशि में बैठकर केतु जातक के लिए क्षत्रिय त्रिकोण का निर्माण अकेला कर देता है और शूद्र त्रिकोण को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। और इसका परिणाम यह होता है कि जातक में शूद्र वृत्तियों का प्रादुर्भाव नहीं होता है, वह शूद्रता की तरफ नहीं जाता है, यानी अधोगामी विचारधारा का नहीं होता है, और हमेशा वह क्षत्रियत्व की तरफ बढ़ता है। क्षत्रिय त्रिकोण कह लें, धर्म त्रिकोण कह लें, उसकी तरफ बढ़ता है। उसमें उन गुणों की प्रचुरता पाई जाती है। यदि आपका जन्म अश्विनी, मघा या मूल नक्षत्र का है तो यही केतु आपका नक्षत्र स्वामी होगा, और नक्षत्र स्वामी है तो इस केतु का प्रभाव आपके जीवन में आजीवन रहेगा, वरना तो इसके दशाकाल में इसके फल मिलेंगे। संतान पक्ष इन जातकों का बहुत बढ़िया रहता है। इनको पुत्र संतान भी आसानी से होती है और इनकी संतान यशस्वी और काफ़ी ख्याति प्राप्त करने वाली होती है, और अपने पिता से यानी जातक की जो संतान है वह इस जातक से अधिक उन्नति कर जाती है। जातक स्वयं भी अच्छा ख्याति प्राप्त, प्रभावशाली होता है, यशस्वी होता है, अच्छी उन्नति करता है। हाँ, जातक में थोड़ी सी गर्वोक्ति की, अहम की भावना अवश्य रहती है, लेकिन फिर भी शांत स्वभाव का होता है। उसके स्वभाव में कोई उग्रता नहीं होती, मिलनसार होता है। वैसे सामाजिक रूप से भी मेल मिलाप रखता है, रसूखदार भी रहता है, अपने माता पिता का आज्ञाकारी होता है, माता पिता को सुख भी देता है, उनकी सेवा भी करता है। अब यह केतु यदि नक्षत्र स्वामी हो या शिक्षा काल में इस केतु का दशा काल हो तो जातक की उच्चतर विद्या आसानी से पूर्ण हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत उच्च विद्या आसानी से पूर्ण हो जाती है। यानी विद्या के मामले में, शिक्षा प्राप्त करने के मामले में केतु की यह सर्वोत्तम स्थिति है, बहुत सुंदर स्थिति बना देता है शिक्षा के लिए। कार्य रोजगार की बात करें तो इस केतु का दशा काल हो या नक्षत्र स्वामी हो तो यह उच्च स्तर की सरकारी नौकरी करता है और आसानी से प्राप्त कर लेता है। मान लीजिए ये नक्षत्र स्वामी है जब तो कुछ संशय की बात ही नहीं है, और यदि ये इसकी दशा का भोग काल हो और उस समय में यह यूपीएससी या कोई भी सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठता है तो उसे आसानी से सफलता मिल जाती है। प्राइवेट नौकरी में ये जातक सफल नहीं होते हैं और होते भी नहीं हैं प्राइवेट में। और मान लीजिए किसी अन्य ग्रहों की स्थिति ऐसी हुई और ये प्राइवेट नौकरी में भी हुए तो फिर उसमें बहुत उच्च स्तर की नौकरी में होते हैं, माने छोटी मोटी नौकरी में नहीं होते। प्राइवेट नौकरी में होंगे तो ऊपर मैनेजर, सीईओ, इस टाइप के उच्च पदों पर ये पाए जाते हैं। और ज़्यादा करके या तो ये सरकारी नौकरी में मिलेंगे, और सरकारी नौकरी में नहीं होंगे तो अपने स्वतंत्र व्यापार में सफल रहते हैं। यानी शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में यह केतु बहुत ही सुंदर फल देता है। अब इसके नकारात्मक फलों की बात करें तो यह नक्षत्र स्वामी हो तो यह समझिए कि इसके अन्य भाई बहन नहीं होंगे, यह अकेला ही रहता है बहुत करके। और मान लीजिए इसकी दशा का आगमन हो गया तो उस समय में इसको भाई बहनों का कोई सहयोग नहीं मिलता, बल्कि वो इसके ऊपर एक बोझ ही होते हैं। यानी इसको
भाई बहनों से कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती है और ना ही इसके लिए वो सहायक सिद्ध होते हैं। जीवन साथी के मामले में बात करें तो कुछ ना कुछ खटपट रहेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अलग होना पड़े या और कुछ हो, लेकिन अलग होने की स्थितियां बन सकती हैं बशर्ते मंगल धनु या मेष राशि में हो और शनि तुला राशि में हो, तो फिर यह सेपरेशन तक की स्थिति तक पहुंचा सकता है। तो ऐसे जातकों को थोड़ा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन साथी से ज़्यादा विवाद नहीं करें और शांतिपूर्वक इस दशा को निकाल लें। यानी धनु राशि का मंगल, तुला का शनि, ये वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं खराबी ही पैदा करते। अब एक सवाल ले लेते हैं अंत में, जो चैप्टर 290 में मैडम मधु झा 5280 का आया है और आपने लिखा है शनि के प्रभाव में मतलब एकादश होने के कारण क्या। एक बात और, स्त्री कुंडली में बुध अगर कुंभ राशि में हो तो क्या फल होगा, पंचम का क्वेश्चन मार्क। तो मधु जी, मैंने जहाँ तक आपके प्रश्न को समझा है तो हमने कुंभ राशि में बुध के होने की बात नहीं की थी उस चैप्टर में। वहाँ पर हमने बात की थी बुध द्वारा तृतीय और पंचम या तृतीय के साथ एकादश यानी कुंभ राशि की बात की थी। और इस विषय में हम पिछले चैप्टर्स में कई बार बात कर चुके हैं कि स्त्री का पंचम एकादश होगा और स्त्री का एकादश पंचम होगा। अब आप उस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो जहां हमने पुरुष जातक के लिए तृतीय और पंचम सकारात्मक बताया था, वहीं पे स्त्री जातक के लिए तृतीय और एकादश सकारात्मक होगा और तृतीय और पंचम ये स्त्री के लिए नकारात्मक होगा। मतलब साफ है कि स्त्री कुंडली में जहाँ जहाँ भी सामान्य रूप से एकादश भाव एक्टिव होता है उसको आप पंचम मान लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और यह डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।